नमस्कार दोस्तों, वन एसएससी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरे दोस्त, पिछली वीडियो को जैसे आपने प्यार दिया और हमारा मनोबल बढ़ते जा रहा है और आज हम बहुत खूबसूरत टॉपिक लेके आए हैं, नोबेल पुरस्कार। आज हम लोग देखेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में। आखिर नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किसने की, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है और नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों से दिया जाता है। अभी तक कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो इस पुरस्कार को प्राप्त कर चुके हैं। आइए मेरे दोस्त, इसकी शुरुआत करते हैं और आपको हम बता देना चाहते हैं कि आप अगर थोड़ा देर इस वीडियो को अगर अच्छा से देखते हैं, इस वीडियो को पूरा देखते हैं, आपको जीवन में कभी भी नोबेल पुरस्कार पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आइए शुरुआत करते हैं। पुरस्कार को दो भागों में बांटा गया। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और एक होता है राष्ट्रीय पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दुनिया के किसी भी देश में किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है, जबकि राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा जब किसी व्यक्ति को दिया जाता है वह राष्ट्रीय पुरस्कार कहलाता है। यानी एक होता है इंटरनेशनल अवार्ड और एक होता है नेशनल अवार्ड। इंटरनेशनल अवार्ड में यानी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में अगर कोई सबसे बड़ा पुरस्कार है तो उसका नाम है नोबेल पुरस्कार। तो मेरे दोस्त, पहला तो क्वेश्चन यही बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? नोबेल पुरस्कार। तो आइए आज पूरे डिटेल में हम लोग देखते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल और इन अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 में स्वीडन के स्टॉकहोम नामक शहर में हुआ था। यानी 1833 में एक शख्स का जन्म हुआ स्वीडन के स्टॉकहोम में और उस शख्स का नाम क्या था? अल्फ्रेड नोबेल। धीरे धीरे अल्फ्रेड नोबेल बड़ा हुआ और बड़ा होकर इसने आगे की पढ़ाई की और यह केमिकल इंजीनियर हुआ, यानी यह रसायन शास्त्र से इंजीनियरिंग किया और इसी इंजीनियरिंग करने के क्रम में इसने एक विस्फोटक पदार्थ की खोज की जिसका नाम था डायनामाइट। इसने एक विस्फोटक पदार्थ खोजा जिसका नाम था डायनामाइट। यानी डायनामाइट की खोज 1967 में जिसने किया उसका नाम क्या था? अल्फ्रेड नोबेल। यानी अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की। कहा जाता है कि अल्फ्रेड नोबेल का जन्म भले ही स्वीडन में हुआ, स्टॉकहोम में हुआ, लेकिन ये इटली में निवास करते थे। ये कहाँ निवास करते थे? इटली में निवास करते थे। एक समय की बात है, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का खोज कर इसका व्यापार शुरू कर दिया और बहुत ही बड़े पैमाने पे इन्होंने धन कमाया। लेकिन ये स्टॉकहोम में नहीं रहते थे, ये स्टॉकहोम यानी स्वीडन से बाहर रहते थे। लेकिन एक समय की बात है कि अल्फ्रेड नोबेल की भाई की मृत्यु हो जाती है और जैसे इनकी भाई की मृत्यु होती है, पूरे एरिया में यानी पूरी क्षेत्र में इस बात की अफवाह फैल जाती है कि अल्फ्रेड नोबेल मर चुका है। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल का शक्ल पूरी की पूरी तरह से अपने भाई से मिलता जुलता था। बड़े बड़े अखबार के पन्नों में न्यूज बनाए गए, बड़े बड़े अखबार के पन्नों पर न्यूज बनाए गए कि अल्फ्रेड नोबेल मारा गया, अल्फ्रेड नोबेल की मौत हो गई। और शायद यही समाचार पत्र, यही न्यूज़पेपर अल्फ्रेड नोबेल के पास चला गया, जबकि मौत अल्फ्रेड नोबेल की नहीं हुई थी, मौत हुई थी अल्फ्रेड नोबेल के भाई की। लेकिन दोनों का शक्ल मिलता था, इसलिए लोगों ने अफवाह फैला दी कि मौत किसकी हुई है? अल्फ्रेड नोबेल की। जब ये न्यूज़पेपर, ये समाचार पत्र अल्फ्रेड नोबेल के हाथों में गया तो उसमें बहुत लंबा चौड़ा बात लिखा गया था अल्फ्रेड नोबेल के बारे में, इन्होंने क्या क्या किया है। लेकिन उस न्यूज़पेपर का हेडलाइन था कि मौत का सौदागर अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई। जब इस लाइन को पढ़ा तो अल्फ्रेड नोबेल को लगा कि मुझे मौत का सौदागर क्यों कहा जा रहा है। उसे अपने मरने की जानकारी का दुख नहीं था, उसे बस दुख इसी बात का था कि उसे आखिर मौत का सौदागर लोगों ने क्यों कहा।
उसने दो चार व्यक्ति से पूछने का प्रयास किया कि क्या मैं मौत का सौदागर हूं। लोगों ने कहा हाँ, आप मौत के सौदागर हैं, क्योंकि डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है और विस्फोटक पदार्थ की खरीद बिक्री वही व्यक्ति करते हैं जिनको कोई ना कोई जगह, कोई ना कोई शहर, कोई ना कोई स्थान को उड़ाना है। और वाकई में डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है जिसे बड़े बड़े पहाड़ पर्वत की चोटियां, बड़े बड़े गांव, बड़े बड़े शहर को उड़ाया जा सकता है, स्टेशन को उड़ाया जा सकता है। इतना खतरनाक पदार्थ की खोज किया था कौन? अल्फ्रेड नोबेल। इसीलिए कहा गया कि मौत का सौदागर अल्फ्रेड नोबेल मारा गया। मेरे दोस्त, अल्फ्रेड नोबेल को इस बात को सुनते ही बहुत दुख हुआ। इसके आंख से आंसू आ गए कि मैंने अपने जीवन में क्या किया कि आज मुझे लोग मौत का सौदागर कहते हैं। और उसी दिन इन्होंने प्रतिज्ञा किया कि मेरे द्वारा कमाया गया जितना भी धन है, इन सारे धन को हम योग्य व्यक्तियों के बीच में बांटेंगे और ये जो भी धन होगा योग्य व्यक्ति के रूप में योग्य व्यक्ति को दिया जाएगा और यह पुरस्कार के रूप में लोगों को हर साल दिया जाएगा जो व्यक्ति इसके योग्य हो। उन्होंने इस बात को, इस मसौदे को तैयार किया 1895 में, जिसे कहा जाता है इन्होंने अपनी वसीयत तैयार की कि मेरे द्वारा कमाया गया जितना भी धन है, धन पे जो भी इंटरेस्ट आएगा, ये सारा का सारा इंटरेस्ट योग्य व्यक्ति में बांट दिया जाएगा पुरस्कार के रूप में। और इसी वसीयत को तैयार कर 1896 में इनकी मौत हो जाती है। जैसे ही 1896 में इसकी मौत होती है, इनके वसीयत को पढ़ा गया। इनके वसीयत में लिखा था कि नोबेल पुरस्कार, इन्हीं की याद में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई और इनके वसीयत में लिखा था कि नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्र में काम कर चुके लोगों को दिया जाएगा जो 5 क्षेत्र में बहुत अधिक काम कर चुके हैं, बहुत अधिक नाम कमाया हो। पहला क्षेत्र भौतिकी, दूसरा रसायन, तीसरा चिकित्सा, शांति, पहला भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति और साहित्य। इन्होंने कहा कि 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार को दिया जाएगा और इस नोबेल पुरस्कार के देने की शुरुआत 1901 से की गई। पहले 5 क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन 1967 में स्वीडन में एक बैंक था, स्वीडिश बैंक, और स्वीडिश बैंक के 300 वर्ष पूरे हो गए थे और उसी के वर्षगांठ पे स्वीडिश बैंक ने ये घोषणा की कि इस बैंक की तरफ से एक नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन किस क्षेत्र में दिया जाएगा? एक नया क्षेत्र जोड़ा गया जिसका नाम क्या रखा गया? अर्थशास्त्र। तो मेरे दोस्त, अर्थशास्त्र जैसे नए क्षेत्र को कब जोड़ा गया? 1967। कब जोड़ा गया? 1967। शुरुआती दौर में ऐसी परंपरा थी, शुरुआती दौर में ऐसा नियम था कि नोबेल पुरस्कार वैसे भी व्यक्ति को दिया जाएगा जो व्यक्ति इस दुनिया के लिए, इस देश के लिए बहुत कुछ कर गए, लेकिन जब उनको सम्मानित करने की बारी आई वो व्यक्ति इस देश को छोड़कर चले गए। तो मरने के बाद भी आफ्टर डेथ उस व्यक्ति को सम्मान दिया जाता था, उस व्यक्ति को सम्मानित किया जाता था। लेकिन 1974 का जो दौर आया, 1974 में लोगों ने निर्णय किया कि आखिर मरे हुए व्यक्ति को जब नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा तो फिर जिंदे व्यक्ति को, जो व्यक्ति जिंदा है, जिन्होंने देश के लिए कुछ किया, वो व्यक्ति कब सम्मानित होगा? और शायद वो व्यक्ति सम्मान की आशा में, पुरस्कार की आशा में शायद उसकी भी मौत ना हो जाए। तो 1974 में इस सिस्टम को खत्म किया गया और कहा गया कि मरने के बाद किसी भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त, 2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें मरणोपरांत अब तक नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। एक व्यक्ति का नाम है कार्ल फल्डर। बोलिए, पहले व्यक्ति कौन है? कार्ल फल्डर। और दूसरे व्यक्ति है हैमरसोल्ड। हैमर का मतलब होता है हथौड़ा और सोल्ड का मतलब बेच देना, यानी कोई हथौड़ा बेच दिया था, इसलिए उसका नाम क्या रखा? हैमरसोल्ड, बस याद करने के लिए। तो बोलिए, मरणोपरांत कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो नोबेल पुरस्कार को प्राप्त कर चुके हैं? तो पहले व्यक्ति कार्ल फल्डर जिन्हें 1931 में मिला था, और दूसरे व्यक्ति हैमरसोल्ड जिसे 1961 में मिला था। मेरे दोस्त, नोबेल पुरस्कार हर वर्ष 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, हर वर्ष 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन किसी एक वर्ष में अधिकतम एक क्षेत्र से 3 ही व्यक्ति नोबेल पुरस्कार को प्राप्त कर सकते हैं। फिर से सुनिए,
किसी एक वर्ष में एक क्षेत्र से अधिकतम 3 लोग नोबेल पुरस्कार के लिए नामित हो सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के क्षेत्र से किसी वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जा सकता है। उसी प्रकार रसायन के क्षेत्र में भी 3 लोगों को अधिकतम दिया जा सकता है। और इस तरह बात करें तो क्वेश्चन पूछा जाता है किसी एक वर्ष में कितने व्यक्ति नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। तो 6 विषय है और एक विषय में 3 व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं अधिकतम, यानी 18 व्यक्ति किसी एक वर्ष में नोबेल पुरस्कार को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे दोस्त, उम्मीद करते हैं इतना बात आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि भारत के कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो नोबेल पुरस्कार को प्राप्त कर चुके हैं। भारत के कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो नोबेल पुरस्कार को प्राप्त कर चुके हैं। मेरे दोस्त, नोबेल पुरस्कार को प्राप्त करना एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होता है, क्योंकि पूरी दुनिया में नोबेल पुरस्कार के लिए व्यक्ति का नामांकन होता है, नाम को नामित किया जाता है। सबसे पहला इस देश में नोबेल पुरस्कार को पाने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने एक पुस्तक की रचना की गीतांजलि, और इस गीतांजलि के रचना के लिए रविंद्रनाथ टैगोर भारत के इकलौते ऐसे व्यक्ति थे, पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो मेरे दोस्त, साहित्य के क्षेत्र में इस देश के पहले कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। कब दिया गया? 1913। इसी साहित्य के क्षेत्र से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बीएस नैपाल। इन्हें 2001 में साहित्य के क्षेत्र से नोबेल पुरस्कार दिया गया। यानी अब तक 10 ऐसे भारतीय व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, लेकिन इसमें कुछ भारतीय हैं और कुछ भारतीय मूल के व्यक्ति, यानी वैसे व्यक्ति जो भारत के कभी निवासी थे, भारत के कभी नागरिक थे, लेकिन अब वह दूसरे देश में जाके बस गए हैं, वहां की नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें भारतीय मूल का व्यक्ति कहते हैं। तो देखिए, साहित्य के क्षेत्र में 2 व्यक्ति, रविंद्रनाथ टैगोर और बीएस नैपाल। भौतिकी के क्षेत्र में 2 व्यक्ति, सीवी रमन का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिन्होंने रमन इफेक्ट यानी रमन प्रभाव जैसे सिद्धांत को दिया था। इन्हें मिला था 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, और इसी क्षेत्र में 1983 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम है एस चंद्रशेखर, इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो देखिए, साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर और वीएस नैपाल, भौतिकी के क्षेत्र में सीवी रमन और एस चंद्रशेखर। शांति के क्षेत्र में आप लोगों ने नाम सुना होगा मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में दिया गया। कब दिया गया? 1979 यानी 1979 में। और शांति के क्षेत्र से ही 2014 में एक व्यक्ति को दिया गया जिनका नाम था कैलाश सत्यार्थी। बोलिए, कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र से दिया गया? इन्हें शांति के क्षेत्र से दिया गया। कब? 2014। अर्थशास्त्र के क्षेत्र से 1998 में पहली बार अमर्त्य सेन को दिया गया था नोबेल पुरस्कार। बोलिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र से पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? अमर्त्य सेन। और दूसरा नोबेल पुरस्कार 2019 में अभिजीत बनर्जी को दिया गया, एकदम ताजा 1998 में अमर्त्य सेन और 2019 में अभिजीत बनर्जी। रसायन के क्षेत्र में अभी तक मात्र एक व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, जिनका नाम है वेंकट रमन रामकृष्ण, और इन्हें 2009 में रसायन के क्षेत्र से नोबेल पुरस्कार दिया गया। और चिकित्सा के क्षेत्र से हरगोविंद खुराना, जिन्होंने जीन की संरचना की जानकारी दी थी, और इन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, हरगोविंद खुराना। यानी मेरे दोस्त, अगर साफ तौर पे बात करें, भारत के जितने भी व्यक्ति हैं, ये अर्थशास्त्र 6 क्षेत्रों से नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों से दिया जाता है, जिसमें अर्थशास्त्र को बाद में शामिल किया गया था। और 6 क्षेत्र से नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत के लोग हो चुके हैं, यानी हर क्षेत्र से नोबेल पुरस्कार भारत के लोग प्राप्त कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।